नमस्कार, मैं वानी विष्णु मीना। आज हम यूजेनिक्स एंड जेनेटिक्स काउंसलिंग का पार्ट 2 वीडियो करेंगे, जो इसका सेकंड एंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस। मनुष्यों में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय विरूपताएं या विरूपताओं का अध्ययन भ्रूणिकी अवस्था में ही संवर्धित कोशिकाओं के कैरियोटाइप द्वारा किया जा सकता है। ह्यूमंस के अंदर जो भी डिसेबिलिटी या मिसएबिलिटी पाई जाती है, कोई बीमारी पाई जाती है, उसका हम पता उसके गर्भ में रहते ही पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? जो एम्नियोटिक आशय, हम जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ये 4 प्रकार की होती है: एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस एंड यॉक्स। तो यॉक्स एक में तो उसका फूड स्टोर रहता है, एलेंटॉइस एक तरह से मूत्राशय का काम करता है भ्रूण के, और भ्रूण के चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है जो उसको कवर करती है, वो होती है एमनियोन। और एमनियोन के बाहर की तरफ एक संरचना और होती है जो पूरे एमनियोन को कवर करती है, उसको कहते हैं कोरियोन। तो एमनियोन जो डायरेक्ट भ्रूण को कवर करता है, तो एमनियोन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह जिसके कारण जो उसको भ्रूण को तरल रखता है और भ्रूण को सूखने नहीं देता और भ्रूण को यांत्रिक आघातों से बचाता है। तो जो एमनियोटिक आशय, मतलब एमनियोटिक की जो कैविटी है, उसको हम एमनियोटिक आशय कहते हैं। एमनियोटिक आशय में सिरिंज के द्वारा वो तरल पदार्थ होता है, उसको हम लेते हैं, उसको हम कल्चर करते हैं, और उसको हम पश्चात उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको हम स्टेन करते हैं। तो हम उससे क्रोमोसोम्स के कैरियोटाइप का पता लगाते हैं, और कैरियोटाइप का पता लगाने से हमको अगर उसके कोई क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज होती है या क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें उसके भ्रूण को उसके अंदर, जब भ्रूण के अंदर ही मालूम पड़ जाती है हमको। शुरुआती स्थिति में अगर भ्रूण के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इस घटना को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। जैसा कि हम दिखाया जा रहा है डायग्राम के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड को हम सिरिंज से लेते हैं, उसको लिया प्लेसेंटिया को, फिर इसको हम कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद क्रोमोसोम का एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि भैया कोई गुणसूत्र में टूट फूट तो नहीं है, कोई गुणसूत्र कम ज़्यादा तो नहीं है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं हाँ भाई बच्चा नॉर्मल है। अगर कोई घटना होती है कि मान लो बच्चा अब नॉर्मल है या बच्चे के जन्म होते ही मर जाते हैं, तो मतलब बच्चे के आगे जाके भविष्य में जिंदा रहने के चांसेस कम है, तो उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भैया इस बच्चे को आगे कैसे कैरी करना है या इसका इलाज कैसे करना है। तो ये सब घटना कहलाती है एमनियोसेंटेसिस। दूसरी है सिकल सेल एनीमिया, दाब कोशिका रक्तता। ये बीमारी है जो एनीमिया डिजीज हमने पढ़ा, हम कहते हैं नॉर्मली खून की कमी हो रही है, एनीमिया। ये वही बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या कहलाती है? पहले माना जाता था कि एक जीन के द्वारा एक एंजाइम, एक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन कई प्रोटीन का निर्माण एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा होता है। पहले मानते थे कि एक जीन सिर्फ एक ही एंजाइम या प्रोटीन का संश्लेषण करता है, पर अब रिसर्च काफी डेवलप हुई है। अब ये माना जाता है कि एक जीन एक से अधिक एंजाइमों का निर्माण भी कर सकता है। तो अब इसमें एक बीमारी है, किस कारण पूर्व प्रचलित एक जीन एंजाइम सिद्धांत के स्थान पर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत प्रचलित किया। मतलब इससे पहले एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत था, जो मालूम पड़ चुका है कि एक जीन एक से अधिक एंजाइम का निर्माण भी कर सकता है, तो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड का सिद्धांत प्रचलित है। मतलब कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कहलाता है। उदाहरण, हीमोग्लोबिन एक चतुष्क प्रकार का प्रोटीन है जिसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती है। सिकल सेल एनीमिया में बीटा श्रृंखला में 7वें स्थान पर उपस्थित ग्लूटामिक अम्ल का रिप्लेसमेंट वेलिन अमीनो अम्ल के द्वारा हो जाता है। इस एनीमिया में आरबीसी की आकृति में परिवर्तन होकर वह दरांती या सिकल के समान हो जाता है। इनकी पृष्ठता कम हो जाती है तथा E2O2 ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। सामान्य भाषा में समझाएं तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या आता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, 2 चीज से बनता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, आयरन तो एक तो Fe का मॉलिक्यूल होता है, और Fe के अलावा इसमें 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, 2 अल्फा तथा 2 बीटा। और अब इस बीमारी के अंदर क्या होता है? जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की,
उसके 7वें स्थान पर एक एमिनो एसिड होता है, उसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा अमीनो अम्ल आ जाता है? वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है, जिसके कारण अब वेलिन अमीनो अम्ल आ गया तो क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डिसरप्टिव या विकृत हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विकृत होती है तो आरबीसी की आकृति हीमोग्लोबिन की आकृति विकृत हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की आकृति विकृत होती है तो आरबीसी की आकृति भी परावर्तित होकर दराती या सिकल के समान हो जाती है, जिससे कि उसका सरफेस वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि एनीमिया डिजीज में खून की कमी हो गई, टेक्निकली खून की कमी नहीं होती, आरबीसी तो उसमें होती है, परंतु उस आरबीसी की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसकी जो बीटी श्रृंखला है, इसके 7वें स्थान पर पहले पे वेलिन, दूसरे पे एस्टिमिन, तीसरे पे ल्यूसीन, फिर ल्यूसीन, फिर थियोनिन, प्रोलिन और 7वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। ये नॉर्मल है। और दूसरे चेन पाई जाती है जो इसमें जब सिकल सेल एनीमिया की स्थिति आती है तब क्या होता है? 7वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। तो इस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्विंस। हम नॉर्मल भाषा में जानते हैं ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा बच्चे पैदा होना। ट्विंस भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस या एक युग्मनजीय यमज, द्वियुग्मनजीय यमज मतलब डायजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस, थर्ड सियामीज ट्विंस। फर्स्ट है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस हम कहते हैं कि 2 बच्चे बिल्कुल लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। परंतु एक बात होती है, या तो वो दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़कियां होंगी, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मेल है और एक फीमेल है और वो आइडेंटिकल ट्विंस है। इसका कारण क्या है कि एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक नाम से मालूम पड़ रहा है। जाइगोट क्या होता है? जब एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक दवा पे डिप्लॉइड स्टेज प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं जाइगोनोट। तो एक युग्मनज से उत्पन्न 2 संतानें एक युग्मनजीय यमज कहलाती है। मतलब होता क्या है कि एक ही जाइगोट किसी कारण से 2 टुकड़ों में टूट जाता है और 2 टुकड़ों में टूट के अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण करता है। क्योंकि वह एक ही जाइगोट से दो अलग अलग एम्ब्रियो बन रहे हैं, क्योंकि दो टुकड़ों में टूट गए और 2 अलग अलग एम्ब्रियो बने, तो उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह सेम होता है। इस कारण से वह देखने में बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। या तो वो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगे। होता क्या है कि जब जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट के हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के दौरान पढ़ते हैं, एग है, स्पर्म है, दोनों का निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? युग्मनज या जाइगोट। अब जाइगोट पहले डिप्लॉइड एक कोशिकी होता है। अब एक कोशिकी से बहुकोशिकी होने के लिए उसमें क्या होता है? उसमें कई प्रकार के विभाजन होते हैं। उन विभाजनों को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज, विदलन। अब शुरू के जो 4 क्लीवेज होते हैं या 4 विदलन होते हैं, उन क्लीवेज के अंदर अगर किसी कारण से जाइगोट टूट जाए एक से अधिक भाग में, तो वह हर खंड एक अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। अगर 4 क्लीवेज हो गए उसके बाद टूटता है तो फिर भाई साहब वो जाइगोट या तो उससे बच्चा या तो एबनॉर्मल पैदा होगा या वो भ्रूण मर जाएगा। परंतु 4 क्लीवेज से अगर पहले उसका किसी कारण से 2 टुकड़ों में टूट जाए तो हर खंड अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और वो किस प्रकार के ट्विंस होते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे कई मिलने जुलने वालों में होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जिनकी संरचना बिल्कुल एक जैसी होती है। फिल्मों में भी हमने देखा है, सीता गीता, राम और श्याम, वो आइडेंटिकल ट्विंस ही थे। दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस में भाई साहब दोनों जाइगोट अलग अलग होते हैं। मतलब एक स्पर्म को एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है, दूसरे स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं। 2 अलग अलग जाइगोट एक ही साथ 2 अलग अलग भ्रूणों का निर्माण करते हैं, तो इनको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस। इस प्रकार के ट्विंस आइडेंटिकल नहीं होते और ये जरूरी नहीं है कि दोनों मेल या दोनों फीमेल हो, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों जाइगोट अलग है, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, मतलब कि वो आइडेंटिकल ट्विन नहीं होते। तो इनको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विंस। तीसरे टाइप के ट्विंस होते हैं सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस भी एक प्रकार के आइडेंटिकल ट्विंस ही हैं। इनका सबसे पहले जो खोज की गई सियाम क्षेत्र, जो हमारा इंडोनेशिया वगैरह ये क्षेत्र है, इसको हम प्राचीन सियाम क्षेत्र कहते हैं। तो पहले वहाँ पे सबसे पहले ये वहीं पाए गए थे, इसलिए इनको सियामीज ट्विंस भी कहते हैं।
ये आइडेंटिकल ट्विंस के समान इनका निर्माण होता है। एक जायगोट होता है और किसी कारणवश वो दो अलग अलग दो भागों में टूट जाता है। एक जायगोट दो भागों में अलग हो जाता है, परंतु वह पूरी तरह अलग नहीं होता, उसका कोई ना कोई हिस्सा आपस में जुड़ा रहता है। वो दोनों जायगोट फिर आगे जाके डेवलप होके भ्रूण बनाते हैं। परंतु जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, या तो दोनों मेल होते हैं या दोनों फीमेल होते हैं, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी समान होता है, परंतु चूंकि वह जायगोट पूरी तरह अलग नहीं होते, कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, तो बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं से वह जुड़े होते हैं। हमने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में भी देखते हैं कि बच्चे सर से जुड़े हुए हैं, बच्चे कमर से जुड़े हुए हैं, बच्चे साइड से जुड़े हुए हैं, वह ट्विंस कहलाते हैं सियामीज ट्विंस। क्यों? क्योंकि जब जायगोट जब अलग होते हैं किसी भी कारणवश, एक जायगोट जब दो जायगोट का निर्माण करता है अलग होके, 4 विदलन से पहले, क्लीवेज से पहले, तब वह 2 का निर्माण तो हो जाता है, पर वो पूरी तरह अलग नहीं होता, उसका कोई ना कोई हिस्सा अटैच रह जाता है, जुड़ा रह जाता है। और जब वो पूर्ण भ्रूण में या विकसित हो जाता है तो वो दोनों के दोनों भ्रूण भी किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए रह जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सियामीज ट्विंस या सियामीज ट्विंस। डायग्राम में दिखाया गया, बिल्कुल जो मैंने बातें समझाई बिल्कुल क्लियर डायग्राम बता दी गई। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये एम्ब्रियो बना, जायगोट बना, फर्स्ट क्लीवेज के अंदर ही, मतलब 4 क्लीवेज से पहले पहले 2 जायगोट दोनों अलग हो गए। डायग्राम में दिखाया गया 2 एंड 2 दोनों अलग हो गए और दोनों अलग अलग भ्रूणों का निर्माण करते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विन के अंदर एक स्पर्म एक एग से, दूसरा स्पर्म दूसरे एग से, एक अलग जायगोट बना, दूसरा जायगोट अलग बना और दोनों से अलग अलग बच्चे बने। एक वाली फीमेल है और एक मेल, ये भी हो सकता है दोनों मेल हो, दूसरा फीमेल है। सियामीज ट्विन से एक सियामीज एक स्पर्म एक एग से फर्टिलाइज हुआ, जायगोट बना। जायगोट अलग तो हुए परंतु पूरी तरह अलग नहीं हुए, उनका कुछ हिस्सा जुड़ा रहा। इसके कारण जो भ्रूण परिवर्तित हुए, जो भ्रूणों का विकास हुआ, तो 2 बच्चे जन्म हुए, बच्चे भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए पैदा हुए, तो वह सियामीज ट्विंस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य मेंडेलियन लक्षण। मनुष्यों में अनेक ऐसे लक्षण जो है पाए जाते हैं जो मेंडल के नियमों का पालन करते हुए वंशागत होते हैं। इस प्रकार के लक्षण सामान्य मेंडेलियन लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन ऑटोसोम्स व एलोसोम पर उपस्थित होते हैं। मतलब ह्यूमंस के अंदर भी कई ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो मेंडल के नियमों का पालन करते हैं, जो लिंग गुणसूत्र पे भी पाए जाते हैं। ये इनको नियंत्रित करने वाले जीन लिंग गुणसूत्र पे भी पाए जाते हैं और सेक्स गुणसूत्र पे भी पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स में भी पाए जाते हैं, एलोसोम्स में भी पाए जाते हैं। अभी जैसे कि इनमें लिस्ट देखिए, डोमिनेंट या प्रभावी ट्रेट, रेसेसिव या अप्रभावी ट्रेट। मतलब डोमिनेंट जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वह, रेसेसिव जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, जैसे कि स्मॉल फिगर, स्पेंडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, बॉल्डनेस, कर्ली हेयर, डार्क स्किन, स्केली स्किन, लार्ज आई लिड, ग्लूकोमा, नॉर्मल हेयर, डार्क हेयर, हाइपोफाइस्फोगिक रिकेट्स, ये सब लक्षण ऐसे हैं जो मेंडल के नियमों का पालन करते हैं और ये डोमिनेंट होते हैं, जो प्रभावी होते हैं। ये समयुग्मनजी हो या विषमयुग्मनजी अवस्था हो, ये प्रभावी होंगे। दूसरे होते हैं रेसेसिव ट्रेट या अप्रभावी लक्षण, जैसे कि लार्ज फिगर, पेंडेक्टाइली, नॉर्मल हेयर, स्ट्रेट हेयर, लाइट स्किन, नॉर्मल स्किन, स्मॉल आई लिड, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ कैमल, रेड हेयर, व्हाइट हेयर। याद रखना, रेड हेयर जो होते हैं, लाल, जिनको ब्लॉन्ड कहते हैं, ब्लू आइज, एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, जीरोडर्मा स्किन, नो ब्लड क्लोटिंग, हीमोफीलिया, डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, यह सब ट्रेट्स अप्रभावी है। यह जब अप्रभावी जीन समयुग्मनजी या होमोजाइगस कंडीशन में, समयुग्मनजी अवस्था में होंगे तभी ये लक्षण प्रभावी होंगे। विषम युग्मनजी अवस्था में जब प्रभावी जीन के साथ उपस्थित होगा तब यह लक्षण शो नहीं होंगे। तो यह सभी लक्षण मेंडल के नियमों का जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, तथा ये सब मेंडल के नियमों का पालन करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब मेन आते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब क्या है? ह्यूमंस की आने वाली पीढ़ियों को सुधारना, कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसी इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, आने वाले मतलब सक्षम हो, अधिक स्किल्ड हो। तो ये हम कैसे यूजेनिक्स या नया हम आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकते हैं। प्राय सभी सजीवों में विभिन्न लक्षणों का परिवर्धन, नियंत्रण वातावरणीय आनुवांशिकी कारकों के द्वारा होता है। अच्छे लक्षणों के विकास के लिए उचित वातावरण, उचित आनुवांशिक पदार्थ का होना अत्यंत आवश्यक है। उचित वातावरण होते हुए भी यह विकृत जीन अच्छे लक्षण फिनोटाइप गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस कारण मानव प्रजाति के सुधार के लिए सुजननी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। मतलब अच्छे लक्षणों के लिए क्या होता है, एक तो उसके जेनेटिक जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए कि भाई उसको बीमारी ना हो। दूसरा, इसके अलावा जेनेटिक बैकग्राउंड के अलावा उसको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी केयर मिले। उन सब का कंबाइंड रूप करते हुए एक
संतति अच्छा आने वाली पीढ़ियां, स्वस्थ और हेल्दी और कल्चर्ड आने वाली पीढ़ियां प्राप्त होती है। तो इस इन सब को हम इन सब का उपयोग करते हुए हम मानव की आने वाली पीढ़ी का हम सुधार किस तरह कर सकते हैं, इसको हम यूजेनिक्स कहते हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति प्राकृतिक चयन के द्वारा योग्य प्रजाति का चयन करती है। हम डार्विन सिद्धांत पढ़ चुके हैं, लेकिन इस प्राकृतिक चयन में काफी समय लगता है। वर्तमान में आधुनिक समाज के क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक चयन के विरुद्ध है। परिणाम स्वरूप भावी पीढ़ियों के आनुवंशिक गुणों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सुजननी कार्य क्षेत्र को दो समूह में बांट सकते हैं। मतलब डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहता है कि भैया जो गुण प्रकृति के लिए उपयोगी है वह तो बने रहेंगे, और जो गुण उपयोगी नहीं है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, और वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। परंतु ह्यूमंस पे ये बहुत समय लेती है, ह्यूमंस पे लागू हो सकता। हमको हमारी आने वाली पीढ़ी सुधारनी है, इसके लिए हम यूजेनिक्स का उपयोग करते हैं। अब यूजेनिक्स दो तरह की होती है, ऋणात्मक यूजेनिक्स एंड पॉजिटिव यूजेनिक्स, ऋणात्मक सुजननी की और धनात्मक सुजननी की। तो हम पहले पढ़ते हैं नेगेटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स मतलब निषेध करना या उसको रोकना। ऋणात्मक सुजननी का मुख्य उद्देश्य विकृत जनन द्रव्य या जन्म प्लाज्मा को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने से रोकना है, ताकि विकृत बच्चे पैदा न हो तथा मानव जाति के ह्रास को रोका जा सके। नेगेटिव यूजेनिक्स का कहने का मतलब यह है कि भैया जो बंदा डिसेबल है या कोई शारीरिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी है, तो उसको प्रजनन ना करने देवे, ताकि उसके आने वाले बच्चों में वो बीमारी ना हो और आने वाली पीढ़ी में ये विकृत बच्चे पैदा ना हो। हालांकि ये आजकल प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसको हम मानव अधिकारों का अगेंस्ट मानते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी संतति आगे बढ़ाने का अधिकार होता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली आज के टाइम में लागू नहीं होती, परंतु ये इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। नेगेटिव यूजेनिक्स के अंदर क्या होता है, ऋणात्मक सूजन मुख्य उद्देश्य विकृत जनन द्रव्य, मतलब कहने का मतलब ये कोई बंदा इंसान अगर बीमार है, उसके अंदर कोई बीमारी है, तो उसको हम प्रजनन करने से रोका जाए। किस तरह रोका जाए, विवाह पर नियंत्रण किया जाए, उनको बच्चे उनको शादी नहीं करने देंगे तो भाई साहब वो मेटिंग नहीं करेगा, बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। दूसरा होता है विकृत का लैंगिक पृथक्करण, सेक्सुअल सेपरेशन ऑफ डिफेक्टिव्स, मतलब जो बीमारी जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आनुवांशिक और हीमोफिलिया रतौंधी वर्णांता, वैसे बंदे जो भी जिनको कोई बीमारी हो रही है उनको हम सेक्सुअल सेपरेशन कर दें, मतलब उनको लैंगिक रूप से अलग कर दें, ताकि वो हेल्दी लोगों से मैटिंग ना कर पाए और ताकि उनके आगे आने वाले बच्चे पैदा ना कर पाए। तीसरा होता है पृथक्करण, सेग्रेशन, वो यही कहता है कि भाई साहब ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए, सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ताकि ना तो विवाह कर सके ना वो मेटिंग कर सके, जिससे आने वाले समय में इनके बच्चे पैदा हो। नेक्स्ट होता है इसका स्टरलाइजेशन। अच्छा, विवाह विकृत सेक्सुअल सेपरेशन के अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला होता है सेग्रीगेशन, इसका सेकंड टाइप है स्टरलाइजेशन, बंदे करना। ये कहता है कि भाई इनको हम बंदे कर दिए जाए, मतलब बंदे करने के बाद ये अपने आने वाली टीम में मतलब मीटिंग करेंगे, तब भी इनके आने वाले समय में बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। टाइप होता है इसमें बर्थ कंट्रोल। इन बर्थ कंट्रोल की भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं इसमें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का उपयोग करना, कॉन्डम्स का उपयोग करना, कॉपर टी लोग, मतलब इन सब का उपयोग करके ये बच्चे ना पैदा कर अपनी संतति आगे उत्पन्न न कर पाए, क्योंकि अगर ये संतति उत्पन्न करेंगे तो बच्चे भी इनके बीमारियों से ग्रसित होंगे। सेकंड टाइप होता है इसमें अबॉर्शन, मान लो किसी कारण से अगर ये बच्चे हो भी जाए तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, गर्भपात करा दिया जाए। नेक्स्ट आता है इसका स्ववंशी वायु रोग प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेजीनियस मैरिज, मतलब एक ही वंश या एक ही परिवार में लड़के लड़की आपस में शादी ना करें, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है कि भाई साहब जितनी बीमारियां पाई जाती है वह रेसेसिव रूप में पाई जाती है, अप्रभावी रूप में पाई जाती है। तो एक ही परिवार में अगर शादी हो जाएगी तब वह अप्रभावी जीन समयुग्मनज अवस्था में आ जाएंगे, और समयुग्मनज अवस्था में जाएंगे तब वह प्रभावी, वह जीन वह लक्षण प्रभावी हो जाएगा, वह लक्षण दिखने पड़ जाएगा और बीमारियां स्पष्ट आ जाएगी। तो इस कारण से स्ववंशियों को शादी ना करने दी जाए। इसी प्रकार से एक और इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रवासियों पर नियंत्रण, कंट्रोल इमिग्रेशन, मतलब बाहर से जो प्रवासी आते हैं, बाहर से आके लोग बाग बसते हैं, वो अपने साथ की बीमारियां भी लाते हैं, तो इन प्रवासियों को आने से रोका जाए, इनको मिलने जुलने से, यहाँ पे शादी करने से रोका जाए, ताकि ये बीमारी अपने देश में भी ना फैले।
ये सब चीजें जो पुरानी थी, ये नेगेटिव यूजेनिक्स आती है। ये वर्तमान समय में मानवाधिकारों को देखते हुए लागू नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हम अब सामाजिक जीव हैं, हम वेल कल्चर्ड है, और यहाँ पे हर एक को जीने का अधिकार दिया जाता है, हर एक को अपनी संतति उत्पन्न करने का भी अधिकार होता है। इसलिए जो नेगेटिव यूजेनिक्स है, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती। इनको हम दुनिया का कोई भी देश आज के समय में लागू नहीं कर सकता। इसके बाद सेकंड आता है यूजेनिक्स पॉजिटिव, धनात्मक सूजन। इस युक्त में सर्वोत्तम आनुवांशिक लक्षण युक्त संततियों को बढ़ाया जाए। मतलब ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाए जिनकी जेनेटिक्स स्ट्रक्चर अच्छा है, जेनेटिक्स बैकग्राउंड फीडबैक अच्छा है, जिसके अलग अलग, जिसके कई प्रकार होते हैं। जैसे इनके कई प्रकार से ये काम किया जाता है, जैसे सेलेक्टिव मैटिंग, चयनात्मक समागम। इसमें उत्कृष्ट गुणों वाले नर व मादा की शादी कराई जाए, उनकी मीटिंग होगी तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उत्कृष्ट गुणों वाले होंगे। दूसरा होता है सामाजिक बंधनों से मुक्ति। नॉर्मल सी चीज़ है, जात पात में, धर्म में हमारा देश कई बटे हुए हैं। अगर उससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, एक ही क्षेत्र में शादी करेंगे, एक ही समाज जाति में शादी करेंगे तो अच्छे गुणों वाले नर या मादा नहीं मिल पाएंगे, मेल फीमेल नहीं मिलेंगे। अगर ये बंधन हट जाएंगे तो उस कारण से एक स्कोप बढ़ जाएगा और अधिक अच्छे गुणों वाले मेल फीमेल के अंदर जोड़े बनेंगे, जिनसे अच्छे गुणों वाले संततियां पैदा होगी। मैरिज इन प्रॉपर एज, उपयुक्त एज में विवाह करना। हम जानते हैं कि बहुत अधिक एज में विवाह करना या जल्दी विवाह करने से भी जो बच्चे पैदा होते हैं वह विकृत गुणों वाले हो सकते हैं। चयनात्मक युग्मकों का निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सेलेक्टेड गेमीट्स। सर्वप्रथम हरमैन मूलर ने शुक्राणु बैंक तथा डिंग बैंक, एग बैंक तथा स्पर्म बैंक की स्थापना रखी। इसमें क्या है, जो अच्छे गुणों वाले स्पर्म और एग होते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिससे कि अच्छे गुणों वाले बच्चे पैदा हो सके। जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग मतलब कि किसी डॉक्टर से या काउंसलर से सलाह लेना कि बोले भाई कैसे शादी की जाए, कहाँ पे शादी की जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ जेनेटिकली अधिक इम्प्रूव हो, बेहतर हो। अच्छे पाठ्यक्रम चला जाए, बच्चों को स्टडी दी जाए। ये सब पॉजिटिव यूजेनिक्स में आते हैं जो प्रैक्टिकली संभव है, जो मानव अधिकारों का हनन नहीं करते। आनुवांशिक परामर्श किन रूपों में हो सकता है? जैसे कि दिया गया है, आनुवांशिक परामर्शदाता जन सामान्य को आनुवांशिक रोगों को या विकृतियों के बारे में शिक्षित कर सकता है। जन सामान्य में आनुवांशिक शोध से प्राप्त सूचनाओं को उनके उपयोग के बारे में बता सकता है। आनुवांशिक परामर्शदाता विभिन्न तथ्यों के आधार पर आगे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में पता लगाए। जैसे हमारे आरएस फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव होना, जांच करना शादी से पहले बहुत जरूरी है, और हमारे समाज में ऐसा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस एक बीमारी होती है। अगर फीमेल नेगेटिव आरएच नेगेटिव हो, मेल आरएच पॉजिटिव हो तो उनका पहला बच्चा तो नॉर्मल होता है, परंतु आने वाले बच्चे सब गर्भ में ही डेथ हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं, बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस। तो ये चीजें समाज के अंदर बहुत जरूरी हो, अवेयरनेस होनी चाहिए कि भैया कोई आरएच पॉजिटिव किसी नेगेटिव शादी ना हो, तो ये अवेयरनेस फैलाई जाए। आनुवांशिक परामर्शदाता वंशावली विश्लेषण के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले आनुवांशिक रोग के बारे में पता लगा सकते हैं। गुणसूत्रों की कैरियोटाइप की स्टडी करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, जैसे हमने पढ़ चुके हैं एमनियोसेंटेसिस के द्वारा गर्भ में ही अगर बच्चे के बीमारी के बारे में पता लगाया जा सके, जिससे कि अगर बच्चा इस कंडीशन में है कि वो जीवित नहीं रहेगा तो उसका या बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होगा, तो बेहतर हो मानवीय गुणों को, मानवता को ध्यान में रखते हुए उसका गर्भपात कराया जा सके। तो यह सब एक जेनेटिक जो काउंसलर होता है वह इसके बारे में जानकारी दे सकता है। इसके बाद एक टॉपिक होता है यूथेनिक्स। इस विधि में पहले से ही उपस्थित मानव प्रजाति का उचित पोषण, उचित वातावरण, अच्छी शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर सुधार किया जा सकता है। किसी भी सजीव के विकास के लिए उचित वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के द्वारा जीन की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। वातावरण का मुख्य प्रभाव ट्विंस पे पड़ता है, और यदि यमज का लालन पालन अलग अलग वातावरण में किया जाए तो निश्चित रूप से इनके व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलती है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो भाई जेनेटिक स्ट्रक्चर तो एक अलग चीज है, परंतु बच्चे के जन्म के बाद उसका लालन पालन किस प्रकार का हो रहा है, उसके वातावरण का किस प्रकार का होता है। मान लो उदाहरण के रूप में एक ट्विंस बच्चा जन्म होता है, पिक्चरों में हमने देखा भी होगा पुरानी फिल्मों में। एक ट्विंस को एक तो क्रिमिनल फैमिली के अंदर रख दो और एक एजुकेटेड अच्छी फैमिली के अंदर उसका लालन पालन हो, तो क्या होगा, जो जिसका लालन पालन अच्छी फैमिली में हो रहा है वह एक अच्छा इंसान बनेगा, और जिसका लालन पालन क्रिमिनल फैमिली में हो रहा है वह आगे जाके क्रिमिनल बनेगा। तो मात्र जेनेटिक्स या आनुवांशिकी गुण ही नहीं होते, उस बच्चे का विकास, उस बच्चे का लालन पालन किस वातावरण में हो रहा है, किस
एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसको कैसी एजुकेशन मिल रही है, उसको कैसा पोषण मिल रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये सब अच्छा प्रोवाइड किया जाए तो वह इंसान, वह बच्चा आगे जाके भविष्य में एक सक्सेसफुल और एक अच्छा आदर्श नागरिक बनेगा। इसको हम कहते हैं यूथेनिक्स। मात्र मतलब बच्चों को अच्छा उचित लालन पालन, अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर उसका सुधार किया जाए, उसकी वंशावली में सुधार किया जाए, तो इस घटना को हम कहते हैं यूथेनिक्स। इसके बाद होती है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स कहता है इस विधि में वंशागत रोगों का उपचार, नियंत्रण तथा नियंत्रण किया जाता है। वंशागत रोगों का उपचार थेरेपी, मेडिकल थेरेपी तथा जीन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। सामान्य मेडिकल थेरेपी में आनुवंशिक रोगों के उपचार को 3 विधियों उपयोग किया जाता है। यूफेनिक्स के अंदर वैसा मेडिकल थेरेपी और जीन थेरेपी का उपचार करते हुए वंशागत रोगों का इलाज करना ही यूफेनिक्स कहलाता है। सिंपल मतलब किसी को अगर हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, या कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है, डायबिटीज है, तो मेडिकल थेरेपी और जीन थेरेपी उपयोग करते हुए उसको इस बीमारी से निजात दिलाना, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियां इस बीमारी से ग्रसित ना हो, यह घटना कहलाती है यूफेनिक्स। इसमें 3 मेथड्स का उपयोग किया जाता है। बाय रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट, इस विधि में किसी रोग के लिए उत्तरदायी जैविक रासायनिक उत्पाद को उपलब्ध करवाकर दूर किया जाता है। जैसे कि हीमोफीलिया में ग्रसित मनुष्य में क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, इसको इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट किया जाता है तो क्लोटिंग हो जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, किसी जैसे कि ये तो क्लोटिंग फैक्टर दिया है, हीमो अपन एक सबसे बड़ी नॉर्मल बीमारी है डायबिटीज। किसी को डायबिटीज होती है, क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जीन्स में डिफेक्ट होने के कारण उस पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण नहीं हो पाता तथा इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता। तो क्या होता है, बाहर से इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन दिया जाता है। और इसमें दिया जाए क्लोटिंग फैक्टर, किसी में अगर हीमोफीलिया बीमारी में क्लोटिंग नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें स्कंद का कारक या क्लोटिंग फैक्टर उपस्थित होता है। तो बाहर से इंजेक्शन द्वारा क्लोटिंग फैक्टर देके उसमें क्लोटिंग कराई जा सकती है। तो यह बाय रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है विषाक्त पदार्थों के स्तर को कम करके बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। टैक्सिक में मनुष्यों में पाए जाने वाले रोग फिनाइल कीटोनूरिया एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिजीज है। में मनुष्य में विषाक्त फिनाइल एलिनिक एकत्रित हो जाता है, जो एमिनो अम्ल के उपापचय को रोकता है। इस कारण मानसिक मंदता की स्थिति में हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए भोजन का उपयोग किया जाए इसमें फिनाइल एलिनिन बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो। मतलब ये सिंपल सी है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया का इकट्ठा ना हो, इसलिए हम इस प्रकार का भोजन करें जिससे फिनाइल एलिनिन की मात्रा अमीनो एसिड बहुत कम हो। तीसरे प्रकार का है ड्रग ट्रीटमेंट। मनुष्यों में होने वाले गौटी होता है यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है। इस कारण अस्थियों की संधियों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है। इसके उपचार तो एलोप्यूरिनोइड औषधि का उपयोग किया जाता है। ये औषधि यूरिक अम्ल को बनाने वाले एंजाइम का अवरोधन कर देती है और यूरिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ जाती। मतलब कि तीसरा तरीका है कोई दवाई देके किसी बीमारी का उपचार किया जाए, जिसका ये उदाहरण दिया गया है। तो यह सब यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। यूजेनिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग पार्ट 2 वीडियो, ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। धन्यवाद।